जय हिंद दोस्तों तालिबान, राइज ऑफ तालिबान, तालिबान की विजय, तालिबान का उत्थान और तालिबान की विजय अपने आप में एक बहुत ही गजब कहानी की फॉर्म में है। जब आप सुनने लगेंगे तो बड़ी एस्टोनिशिंग और सब चीज़ें लगेंगी। और जिस तरीके से अमेरिका के निकलने से पहले ही 11 सितंबर को अमेरिका के निकलने से पहले ही तालिबान ने काबुल में कब्जा कर लिया, उस चीज़ को अगर आप लोग देखते हैं तो हालात आपको कुछ और नज़र आते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका ने कोई तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया, बग्राम एयरफोर्स बेस को जैसे छोड़कर भागा तो अमेरिका हार कर भाग गया। ऐसे में इस चीज़ के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस लगातार चल रहा है, क्योंकि यहाँ से तालिबान विजय या फिर अमेरिका ने जब तालिबान को छोड़ा तो ये एक टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके ऊपर डिस्कशन बनता है। इसलिए अलग अलग डायमेंशंस में हम अलग अलग पार्ट्स में डिस्कशन कर रहे हैं। अब इसी के ऊपर के इस तालिबान की विजय का इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, इंडियन सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा या इंडिया के लिए क्या क्या खतरे हैं, उसको डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये दे देते हैं कि अगर आपका कोई छोटा भाई बहन या कोई भी यूपीएससी या आईएएस पीसीएस के लिए तैयारी करने की सोच रहा है, सरकारी दफ्तर सरकारी बड़ा अफसर बनने की सोच रहा है, चपरासी पटवार की बात मैं नहीं कर रहा, बड़ा अफसर बनने की सोच रहा है, तो दोस्तों आपके लिए आप बिना एनसीईआरटी के उस कोर्स को करने की सोच भी नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले एनसीईआरटी, और मज़े की बात यह है ये वही एग्जैक्टली वही एनसीईआरटी, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर ये वही एनसीईआरटी जो स्कूल में मिलती थी। हाँ भाई, ये वही एनसीईआरटी है जो स्कूल में मिलती थी। बेसिक कंसेप्ट्स वही हैं तो छठी क्लास में पढ़ने चाहिए, लेकिन बच्चा हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से पढ़ता नहीं है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों के लिए 9 to 12 क्लास, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी स्टूडेंट कर रहा है या जॉब कर रहा है, उसके लिए हमारा ये एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच है, जिसके अंदर आप 1 घंटे की, सिर्फ 1 घंटे की हमारी ऑनलाइन क्लास से अपने एनसीईआरटी के कंसेप्ट को मजबूत कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप टू यूपीएससी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। फीस इसकी बहुत नॉमिनल है, 500 रुपीज़ पर मंथ, और इन नंबरों पे आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। इसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन दोस्तों ये है कि अगर आप यूपीएससी यानी आईएएस पीसीएस की तैयारी शुरू कर चुके हैं तो आपका ये जो सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। पेपर नंबर 2 इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, पेपर नंबर 4 और ऐसे राइटिंग पूरे का पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसको पढ़े बगैर और इस बुक एम लक्ष्मीकांत को पढ़े बगैर आप यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच भी नहीं सकते दोस्तों। इसीलिए इस बुक के लिए हमने पॉलिटी का कंसेप्टर बैच मंडे से स्टार्ट करने का डिसाइड किया है। जितने भी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉल, इन 2 नंबर्स पर कॉल करें और जल्दी से जल्दी अपनी सीट फिक्स करें। ऑनलाइन क्लासेस होंगी और दोस्तों इसकी फीस भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, 500 रुपीज़ पर मंथ। और तीसरा, यदि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं, और उससे इंपॉर्टेंट बात ये कि आईआरस और हिस्ट्री और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप मेरे से अब क्या होगा दोस्तों, ये आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं इंडिया के ऊपर के इंडिया के ऊपर इस चीज़ का असर क्या पड़ेगा। हम लोग अक्सर ये इंडिया जो है वो तालिबान के साथ जिस तरीके से कनेक्टेड है, तो तालिबान ने असलियत में, अगर हम लोग तालिबान से के उस पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं जो 1996 से लेकर 2001 के बीच में इंडिया को परेशान किया जिस तरीके से, या 1989 से जिस तरीके से तालिबान ने या अफ़गानिस्तान के लड़ाकों ने इंडिया को परेशान किया, उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। तो असलियत में क्या कि हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो तालिबान के साथ है वो ये है कि भैया असलियत में अफ़गानिस्तान के अंदर जब 1989 में रशिया यूएसएसआर बाहर निकल गया, तो असलियत में इन तालिबानी या फिर अफ़गान लड़ाकों को पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर से उठाया और इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर भेजा, और कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी आई, कश्मीर इंसर्जेंसी दिखाई देने लगी, वहाँ पर आतंकवाद दिखा, और वहाँ से आतंकवाद ने भारत को इतने घाव दिए, इतना परेशान किया कि कुछ कहने की हद नहीं। अब जब भारत को घाव दिए, भारत को परेशान किया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हालात क्या रहे होंगे कश्मीर इंसर्जेंसी की वजह से। उसके बाद इंडिया के ऊपर इतना दबाव क्रिएट किया गया और लगभग
89 से लेकर 2001 के 12 साल इंडिया ने जैसे निकाले हैं वो तो समय ही बताएगा। वो तो आप इंडिया के वो एक्सपीरियंस लोग जानते हैं जिन्होंने उस टाइम पर इंडियन डिप्लोमेसी को झेला था, वो भी तब जब एक तरफ तालिबान मजबूत है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस से इंडिया गुजर रहा है, तीसरी तरफ जो क्या नाम है अनस्टेबल गवर्नमेंट का एक फेज़ है, अनस्टेबल गवर्नमेंट का एक फेज़ है, चौथा फ्रेंडलेसनेस सिचुएशन से इंडिया जूझ रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया ने तालिबान को जब झेला तो इंडिया में एक डर, और उसके बाद जो कांधार का जो मामला है, जब इंडिया का IC-814 नाम का जो प्लेन था वो हाईजैक कर लिया जाता है और कांधार के अंदर ले जाकर खड़ा किया जाता है, और तालिबान जो है वो खुलकर बीच का रास्ता निकालने की मतलब खुलकर वहाँ पर मज़े ले रहा है, और इंडियन सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का जो ह्यूमिलिएशन हुआ था उसका तो दोस्तों कहना ही क्या। इंडिया के एक्सपीरियंसेस तालिबान से इतने ज़्यादा खतरनाक और इतने ज़्यादा कड़वे हैं, इंडिया के एक्सपीरियंसेस तालिबान के साथ इतने ज़्यादा खतरनाक, इतने ज़्यादा कड़वे हैं, लेकिन इंडिया उन सब एक्सट्रीम सिचुएशंस में सरवाइव कर गया। 2001 से लेकर अब तक का सिचुएशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। यहाँ इस पूरे इलाके के अंदर 370 को लगभग हटा दिया गया है, आर्टिकल 370 हटाकर डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया गया है। फेंसिंग जो है यानी जो दीवारें लगानी हैं वो इंडिया लगा चुका है, अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को बहुत मजबूत कर चुका है। लेकिन क्या इतना भर करने से इंडिया के अंदर टॉलरेंस, इंडिया के अंदर खतरा टल गया है? तो असलियत में दोस्तों मेरा मानना ये है कि असलियत में एक जो एक्सटर्नल जो इन्फिल्ट्रेशन था उससे तो आप बच जाएंगे, क्योंकि आपका बॉर्डर बहुत मजबूत कर लिया है हमारी आर्मी ने, हमारी जो आर्मी का जो एक एक्टिवनेस है उसने, और गवर्नमेंट्स ने भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया है। लेकिन असलियत में क्या हमारा इंटरनल सिक्योरिटी इतनी मजबूत हुई है? तो मेरा मानना ये है कि असलियत में इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया का एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न है, और उसी बिगेस्ट कंसर्न जो है वो आगे लगातार और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। कारण क्या है? कारण ये है, इस अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान की जो विक्ट्री है, अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान की विक्ट्री जो है, असलियत में इसे दो तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है दुनिया के अलग अलग देशों के मुस्लिम्स के बीच में, और ख़ासकर इंडियन मुस्लिम्स के बीच में। यहाँ समझिए, हथियार को पार करवाना, आप बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी लगवा दो, वहाँ से हथियार पार करवाना नामुमकिन हो सकता है, लेकिन उस बॉर्डर पे दुनिया की ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं बनी जो एक विचार को बॉर्डर क्रॉस करने से रोक सके। एक आइडिया, एक विचार उसको बॉर्डर क्रॉस करने से रोक सके, दुनिया की ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं बनी। और यही इंडिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि असलियत में तालिबान की जो विक्ट्री है उसे विक्ट्री ओवर अमेरिका प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अगर आप में कैलिबर टू स्ट्रगल है, अगर आप में संघर्ष करने की क्षमता है, तो आप बड़ी से बड़ी सुपर पावर को भी डिफीट कर सकते हैं, सुपर पावर को भी आप हरा सकते हैं। यानी अगर आप सुपर पावर को हराने का मादा रखते हैं, इसका मतलब ये कि अगर आपने अमेरिका को हरा दिया तो इस दुनिया की किसी भी पावर को आप हरा सकते हैं। ये कैलिबर। और दूसरा कैलिबर कि तालिबान जो है जिस तरीके से शरिया लॉ लागू करने की कोशिश कर रहा है और शरिया लॉ के ऊपर डटा हुआ है कि जो शरिया लॉ कहेगा उसी के अनुसार सबको चलना पड़ेगा, तो यहाँ असलियत में शरिया लॉ का सीधा सीधा इम्पैक्ट ये है कि इसी के जो सपोर्टर्स इंडिया में होंगे वो हमारी मुस्लिम सोसाइटी को ज़्यादा रेडिकलाइज कर देंगे, ज़्यादा कट्टरवादी बना देंगे। अब उसको रेडिकलाइज करने का एक पक्ष तो ये भी है कि आरएसएस बीजेपी गवर्नमेंट है,
अब आरएसएस बीजेपी गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट है जिसके ऊपर आरोप है या जिसके ऊपर एंटी मुस्लिम होने का आरोप ज़्यादा लगता है। और जब जब ये मुस्लिम नेता बीजेपी गवर्नमेंट की जगह या इंडियन गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट की जगह योगी गवर्नमेंट कहते हैं, इनमें से कभी किसी ने समाजवादी पार्टी की सरकार या अखिलेश सरकार नहीं कहा। इन्होंने कभी भी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी तो मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी गवर्नमेंट नहीं कहा। एक भी मुस्लिम लीडर ने कभी भी आपको ऐसे कहते हुए नजर नहीं आया होगा। आज के दिन जब ये योगी सरकार शब्द इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये लीडर्स, तो असलियत में ये सिग्नल दे रहे हैं कि हिंदू मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है और ये रेडिकलाइज कर रहे हैं कि ये जो आपकी रजीम है ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। वहीं जब मोदी सरकार और बीजेपी आरएसएस की बात करते हैं तो वो एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा जो आइडियोलॉजी है या एंटी मुस्लिम जो इनका एक फेस डेवलप कर रखा है उसके अगेंस्ट क्या नाम है उनको मुस्लिम्स को भड़काने की कोशिश करते हैं। अब जब उसको भड़काने की एक तो ये कोशिश करते हैं और दूसरा बहुत सौ ने तो खुल के तालिबान को बधाई देना शुरू कर दिया है, बधाई संदेश भेजना शुरू कर दिया है। इनका तो बस नहीं चलता, वरना अपने बीवी बच्चों को ले जाके तालिबान बसना वहाँ शुरू कर दें और पता लगे शरिया लॉ सबसे पहले हमारे ऊपर लगाओ। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भले एक तो माइंडसेट डेवलप होता हुआ नजर आएगा। माइंडसेट एंटी हिंदू जो है वो कंपैरेटिवली बढ़ेगा। मैं अपने बहुत सारे चैट बॉक्स में पढ़ रहा था और बहुत सारे जो हमारे क्या नाम है कमेंट्स आते हैं उसमें पढ़ रहा था कि व्हाट अबाउट दिल्ली राइट्स। देखिए दिल्ली राइट्स दो भाइयों की लड़ाई थी। एक भाई ये कह रहा है सड़क मत रोको, दूसरा कह रहा है सड़क रोकेंगे। दिल्ली राइट्स हिंदू मुस्लिम राइट्स का रंग दिया गया, असलियत में दो ओपिनियन की लड़ाई थी। दो ओपिनियन की लड़ाई ये थी कि इसके अंदर एक कह रहा था सड़क नहीं रुकनी, सरकार ने सही किया, और दूसरे ने कहा सड़क रुकेगी, सरकार ने गलत किया। अब आप उसे कैसा भी पोज कर सकें, दोनों ने एक दूसरे को मारा है। जो ज़्यादा थे वो ज़्यादा मार गए, जो कम थे उन्होंने शुरुआत में मारा। वरना ऐसी वीडियोस हर किसी के पास हैं जो एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं और जैसा भी है। लेकिन दिल्ली राइट्स में कहीं पर भी किसी लॉ के अगेंस्ट कुछ नहीं था, किसी अथॉरिटेरियन रेजिम के अगेंस्ट कुछ नहीं था। जो भी हुआ डेमोक्रेटिकली बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड तरीके से हुआ, और ख़ास बार जिस लॉ के लिए हुआ उस लॉ में इंडियन मुस्लिम का कहीं कोई जिक्र नहीं था। जो भी जिक्र था वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदूज़ और सिख के बारे में जिक्र था। जो आज के दिन भी अफ़गानिस्तान से हिंदू सिख वहाँ से भाग के आ रहे हैं उनके लिए जिक्र था। और ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान से आने वाला जो मुस्लिम है उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। बस फ़र्क इतना है, जो वहाँ से आने वाला हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन जो भी हैं, 6 धर्म जो हैं माइनॉरिटी वाले, उन लोगों को यहाँ पर आने के बाद 5 साल में नागरिकता मिलेगी, और वहाँ से जो मुस्लिम आएगा उसको 11 साल में नागरिकता मिलेगी। दोनों के बीच में फ़र्क ये है कि जो मुस्लिम भाग के आया है उसको वहाँ पर जीने का अधिकार नहीं मिल रहा होगा, या उसको अपने राइट्स, फ्रीडम्स नहीं मिल रही होंगी, इसलिए आया है। लेकिन यहाँ जो हिंदू सिख आ रहे हैं, इन हिंदू सिखों को, वहाँ से जो आ रहे हैं उन हिंदू सिखों को, उनको धर्म को मानने का ही अधिकार नहीं मिल रहा। अभी भी अगर आप ये देखेंगे तो गुरुद्वारे में फंसे बच्चों का जो 300 के करीब बच्चे और बूढ़े फंसे हुए हैं, महिलाएं, बच्चे फंसे हुए हैं गुरुद्वारे के अंदर, उनको निकालने की गुहार लगा रहे हैं कि कैसे हमें निकाल लो। इसका मतलब वहाँ पर खतरा है। अब यहाँ इंडिया के लिए जो खतरा है वो यहीं से तो दोस्तों शुरू हो रहा है। इसे समझिए कि असलियत में यहाँ पर रेडिकलाइजेशन इन इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, विचार आएंगे, और जब इन विचारों को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि मैं भी अपने बहुत सारे जानकार दोस्तों से, भाइयों से बातचीत कर रहा हूं जो मुस्लिम्स हैं, और उनका मानना ये है कि वो तालिबान को बिल्कुल ठीक मानते हैं, और कई तो इस एक्सटेंट तक मानते हैं कि भाई हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, चाहे कोई हिंदू लड़की हो, चाहे कोई मुस्लिम लड़की हो, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, वो कम कपड़े पहन के घूमे। इन गधों को ये कोई समझाने वाला हो कि तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि कौन महिला कैसे कपड़े पहने। तुम सिर्फ अपने शरीर के जिम्मेदार हो, किसी दूसरे के शरीर के जिम्मेदार तुम कैसे हो सकते हो। सिर्फ इसी अधिकार की लड़ाई है, इस विचार की लड़ाई है।
मैं इस विचार का समर्थक हूं कि मैं सिर्फ अपने आप को के लिए जिम्मेदार हूं कि मैं अपने आप को कैसे कपड़े पहनकर घूमूं। इसको कोई दाढ़ी वाला, कोई चोटी वाला, कोई तिलक वाला, कोई टोपी वाला, कोई पजामे वाला, कोई कुर्ते वाला, कोई कोट पैंट वाला, कोई फ्रॉक पहन के घूमने वाला डिसाइड नहीं कर सकता कि एक महिला जो है वो कैसे कपड़े पहनकर घूमे और किस हद तक अपने शरीर को ढक कर, घूंघट काट के या बुर्का पहनकर चले। यह सिर्फ विचार की लड़ाई है जिसमें तालिबानी विचार हर उस इंसान का है जो ये कह रहा है कि भाई मैं बिल्कुल इस चीज़ का सपोर्टर नहीं हूं कि औरतें कम कपड़े पहन के घूमें। औरतें अगर कम कपड़े पहनकर घूम रही हैं और आपके साथ आपको एक्साइटमेंट हो रही है तो वो आपकी समस्या है, उसकी नहीं। आप कम कपड़े पहनकर घूमें और औरत को एक्साइटमेंट हो रही है तो क्या ऐसा पॉसिबल है? उसको भी अगर होती है तो भाई सीधी सी बात है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, इट इज़ ह्यूमन बिहेवियर, ये अधिकार है। और ये जो तालिबान के अंदर जो लड़ाई चल रही है जिसे अमेरिका वर्सेस इस्लाम माना जा रहा है या क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम माना जा रहा है, असलियत में ये अधिकारों की लड़ाई है। इसमें एक मॉडर्न सोसाइटी है जो अपने आप के अधिकारों की बात कर रही है कि कोई इंसान डांस करना चाहता है तो वो डांस करे, कोई किसी को हंसाना चाहता है तो हंसाए, किसी को क्या नाम है कपड़े कैसे पहनना चाहता है तो वो कपड़े पहने, कोई लड़की मेकअप करना चाहती है तो मेकअप करे, कोई गाना गाना चाहता है तो गाना गाए, कोई म्यूजिक बजाना चाहता है तो म्यूजिक बजाए, कोई क्या नाम है नाटक करना चाहता है तो नाटक करे। प्रॉब्लम दोस्तों यहीं से आ रही है कि यहां समस्या को समझिए। ये सारे लोग, अफगानिस्तान के अंदर जो लड़ाई थी, कुछ लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और जो भाग के आ रहे हैं, क्योंकि एक पॉप सिंगर जो है, पॉप गायिका, अफगानिस्तान की एक पॉप गायिका, इसका नाम आर्याना सईद, देश छोड़कर चली गई क्योंकि ये गाना चाहती है। भाई ये कोई दाढ़ी वाला, टोपी वाला, तिलक लगाने वाला, चोटी वाला, कोई पोप, कोई पादरी, कोई भी वो नहीं डिसाइड करेगा कि अगर आर्याना सईद जो है अगर वो गाना चाहती है तो वो नहीं गाएगी। हु द हेल आर यू टू डिसाइड? ये है कि एक इंसान का अधिकार है या नहीं है। और अगर अधिकारों की लड़ाई की बात हो रही है, यहाँ पर इन राइट्स की बात हो रही है, तो दोस्तों अगर राइट्स के ऊपर भी अगर आपको समस्या है तो जो तालिबानी हैं वो उन अधिकारों के गला घोट रहे हैं। वो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर उसी तालिबान रजीम जिसे यहाँ आम हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान का आम मुसलमान या एक मुस्लिम लीडर सपोर्ट कर रहे हैं, वो दूसरे धर्मों को भी मान्यता नहीं दे रहे, तो वैसी ही अगर एक रजीम हिंदुस्तान में आ जाए जो हिंदुस्तान के अंदर भी हिंदुओं के अंदर तालिबानी रजीम हो, तो वो सबसे पहले मुस्लिम्स का गला दबाएगी कि तुम्हें भी अधिकार नहीं है। तो असलियत में लड़ाई धर्म को मानने की स्वतंत्रता के अधिकार की भी है। और यही एक कारण है कि इस तालिबान को, तालिबानी मानसिकता को रोकना पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार के साथ समस्या यह है कि तालिबान की विजय को, तालिबान भारत के अंदर इस्लाम की विजय के रूप में जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये तो इस्लाम की विजय है, उससे आम मुसलमान भड़क रहा है और आम हिंदू के अंदर भी वही रेडिकलाइजेशन पनप रहा है। मुसलमान इस्लाम की विजय से मोटिवेटेड है और हिंदू कहीं ना कहीं तालिबान से नफ़रत के चक्कर के अंदर कि यार ये जो रेडिकलाइज हैं ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डोमिनेट ना करें, उसकी वजह से गुस्से में है। नतीजा क्या, दोनों ग्रुप्स कहीं ना कहीं एक दूसरे के धीरे धीरे एंटी होते जा रहे हैं। इसकी वजह से इंडिया के अंदर राइट्स की संख्या बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। यस, इंडिया में राइट्स की अगर संख्या बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान जैसे कंजर देश दुनिया के लिए समस्या। यस, पता लगे ब्लैक राइट्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर, अमेरिका के अंदर ब्लैक लाइव्स मैटर करने वाली जो मूवमेंट चला था, उस मूवमेंट में अमेरिका की पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने वाली और पेट्रोल बम फेंकने वाली एक लड़की पकड़ी गई, पता लगा पाकिस्तानी थी। दुनिया का कोई आतंकवादी पकड़ा जाए, बस एक बार उसका पासपोर्ट चेक करो, इन्हीं कंजरों में से एक निकलेगा। अब इन कंजरों को मौका मिलेगा हमारे यहाँ के लड़कों को भड़काने का। नतीजा क्या होगा, जो टेररिस्ट्स बाहर से आ रहे थे वो अब देश के अंदर से ही निकलने अगर शुरू हो जाएंगे
तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए और ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगी, सोशल डिवाइड बढ़ेगा, कम्युनलिज्म बढ़ेगा, नतीजा क्या, टेंशन बढ़ेगी, और वही टेंशन इंडिया को बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। इंडिया के पास प्रोग्रेस के सिर्फ 20 साल बचे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑटोमेशन होता चला जाएगा, यानी अपने आप सामान प्रोड्यूस होता चला जाएगा, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के चांसेस कम होंगे, और इंडिया और ये होने में अगले 20 साल का समय और बचा है। अगर इस 20 साल के अंदर जो ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज से पहले जो हम लोग अपनी पॉपुलेशन को पढ़ा जाएं, लिखा जाएं, रोजगार के लायक बना जाएं, तो बढ़िया है, वरना अगर हमारा देश इन सोशल कॉन्फ्लिक्ट या कम्युनलिज्म की टेंशन के अंदर बढ़ जाएगा, कम्युनलिज्म की टेंशन्स के अंदर अगर बढ़ जाएगा, तो हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। और तालिबानी सोच को समर्थन करने वाले, धार्मिक चश्मा पहनकर तालिबान के नज़रिए को देखने वाले जो लोग ये नहीं देख पा रहे कि तालिबान भले ही अमेरिका को हरा गया है, लेकिन उस मानसिकता ने 14 साल की बच्चियों के साथ जो बर्बरता की है, और उस मानसिकता ने हज़ारा समुदाय के साथ जिस तरीके की बर्बरता की है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा बुरी दुर्गति आम हिंदुस्तान में अगर गलती से भी आ गया तो कर देंगे। हिंदुस्तान में भी अगर ये तालिबानी मानसिकता आ गई, अगर तालिबानी मानसिकता को सपोर्ट करने वाले मुसलमान भाई जो हैं, अगर वो मानसिक तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई हक नहीं रहेगा तुम्हारे को, कोई अगर हिंदू ऐसी रजीम उठ खड़ी हो जो तालिबानी मानसिकता की हो, उसे अपोज करने का। क्योंकि ये दोगलापन पाकिस्तान जैसा कर रहा है। क्या कर रहा है पाकिस्तान कि जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो अफ़गानी तालिबानी हैं ये हमारे भाई हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? जो काम जो तालिबान अफ़गानिस्तान में करके कब्जा कर रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी तो यही कर रहा है। और यही मैं एक सवाल हमारे हिंदुस्तानी भाइयों से पूछना चाहता हूं, जो मुस्लिम भाइयों से, कि अगर आप आज तालिबान का सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको कोई हक नहीं बनता जो हिंदू रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपोज करने का, जिसमें हिंदू महासभा सबसे आगे आती है, और तुम्हें उसमें भी कोई हक नहीं बनेगा अपोज करने का या शोर मचाने का, जिसमें वो जो एक अंसारी नाम के लड़के को खंबे से बांध के मारा गया और जय श्री राम बुलवाया गया, और फिर तुम्हें कोई हक नहीं रहेगा पहलू खान के हत्यारे को अपोज करने का, फिर तुम्हें कोई हक नहीं रहेगा जो अखलाक अहमद था उसके हत्यारों का विरोध करने का। अगर आप चाहते हो कि वो हक बना रहे, और अगर आप चाहते हो कि हरिमोहन और हरिमोहन जैसे लोग जो अधिकार को धर्म से पहले मानते हैं आपके साथ खड़े रहें, तो दोस्तों आपको इस तालिबान का विरोध करना पड़ेगा। क्योंकि ये तालिबानी मानसिकता अगर तालिबान के अंदर है, तो वही तालिबानी मानसिकता पहलू खान को मारने वाले को भी मानी जाएगी, वही तालिबानी तभी मानी जाएगी, वो मानसिकता बुरी तभी मानी जाएगी जब आप तालिबान का विरोध करोगे और पहलू खान और इन सबको आप अपोज करना चाहोगे, इन सब के हत्यारों को अपोज करना चाहोगे, वरना कोई हक नहीं रहेगा। क्योंकि आपसे फिर काउंटर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहलू खान को मारने वाला जो है, धर्म के नाम पे पहलू खान को मारने वाला, या धर्म के नाम पे, गाय के नाम पर अखलाक अहमद को मारने वाला, या अंसारी वो जो मरा था क्या नाम था उसका, उसको मारने वाले जो लोग हैं, खंबे से बांध के मारने वाले लोग हैं, आप उन्हें गलत कैसे कह सकते हैं यदि आप इस तालिबान को सपोर्ट करते हैं? हमारा देश इस सोशल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरेगा, और अगर हमारा देश इस सोशल कॉन्फ्लिक्ट में फंस गया तो तरक्की नहीं होगी। अधिकार की बात करो, इंसानियत की बात करो, धर्म इंसानियत के बाद में रखोगे और तालिबान को धर्म की जगह पर कट्टरवादी सोच, मानवता के दुश्मन के रूप में देखोगे, तो आप ज़्यादा सुखी रहोगे और हमारा देश बचेगा। आप मीन सभी, क्योंकि एक्शन अगर होगा तालिबान को सपोर्ट करने का, तो रिएक्शन भी होगा तालिबान को अपोज करने का। हिंदुस्तान में इजराइल फिलिस्तीन के मामले में पूरा समाज दो पार्ट्स में बटा हुआ नजर आता है कि एक सेक्शन हमास को सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, तो दूसरा सेक्शन उतनी ही मजबूती के साथ इजराइल को सपोर्ट करता है। ये जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है।
तो मेरे देश के लिए बहुत खतरा है तालिबान का, और जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हम खतरे से जूझते रहेंगे। धन्यवाद।